हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक सेक्स। माय नेम इज इंदु शर्मा। सो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, colonial exploitation on the eve of independence and industrial sector on the eve of independence। और हम आज देखेंगे फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश राज या फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने प्रीवियस क्लास में सारे फीचर्स भी देखे थे एग्रीकल्चर सेक्टर के कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लोइट किया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। आज हम फॉरेन ट्रेड को देखेंगे कि इसको किस तरीके से एक्सप्लोइट किया गया था, क्यों हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, क्यों बैकवर्ड थी, उस पॉइंट्स के बारे में हम समझेंगे। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको केस स्टडी देखने को मिलेंगी एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कभी कभी बीच में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि चैप्टर के एंड में, यानी कि जब ये चैप्टर एंड होगा इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट। सो गाइज, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे हर चैप्टर का। एंड क्लास 12th एंड 11th सीबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक सब्जेक्ट के हर कंटेंट को आप यहाँ से अच्छे से ले सकते हो। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड अंडर दी ब्रिटिश रूल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड को भी क्या किया गया था? एक्सप्लोइट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब कैसे किया गया था? फर्स्ट पॉइंट है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो जो नेट एक्सपोर्ट करता था, यानी कि नेट एक्सपोर्ट कौन करता था? इंडिया करता था। राइट। इंडिया नेट एक्सपोर्ट करता था। किस चीज का करता था? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का नेट एक्सपोर्ट करता था। बट इस रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता था, ये सुनने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे वाह, इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता था। बट इस रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट से इंडिया को कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉ मटेरियल को बहुत चीप रेट पे, यानी कि बहुत सस्ते दामों पे खरीदती थी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लास में समझाया था कि कुछ टैरिफ पॉलिसी लगा दिया जाता था, इस वजह से वो चीप रेट पे होता था रॉ मटेरियल, है ना। एक्सपोर्ट जो होता था वो एक्सपोर्ट फ्री कर दिया जाता था। तो जो इंडियंस थे, यानी कि जो इंडिया में जो रॉ मटेरियल होता था उस चीज को फिर चीप रेट पे कौन लेते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, ब्रिटेन के लोग लेते थे। राइट। अब रॉ मटेरियल में क्या आ जाता था? इसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोडक्ट। तो इसमें आ जाता था रॉ सिल्क। रॉ सिल्क होता था इसमें, कॉटन होता था, ठीक है, एंड ये वूल होता था, जूट होता था, जूट, इंडिगो, ठीक है, एंड शुगर, ईटीसी। तो ये होते थे रॉ मटेरियल, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट, जो इंडिया किसको देती थी? ब्रिटेन को देती थी। किसको देती थी? ब्रिटेन को देती थी एज ए रॉ मटेरियल। और वो किस पे देती थी? एट चीप रेट, यानी कि बहुत सस्ते रेट पे देती थी, क्योंकि टैरिफ फ्री होता था। तो इसीलिए ये क्या होता था? ब्रिटेन अपनी जो ब्रिटेन रॉ मटेरियल लेता था वो बहुत सस्ते दामों पे आसानी से अवेल कर पाता था। चीप रेट पे इंडिया को रॉ मटेरियल देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था? ब्रिटेन को देना पड़ता था। और प्राइमरी प्रोडक्ट में क्या आ जाता था? रॉ सिल्क, कॉटन, वूल एंड जूट, इंडिगो, शुगर, ईटीसी। तो कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि जो रॉ मटेरियल इंडिया देता था ब्रिटेन को, वो रॉ मटेरियल कौन कौन से होते थे? ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, कुछ और भी हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब होता है कि इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तब इंडिया क्या करती थी? रॉ मटेरियल देती थी। किसको? ब्रिटेन को देती थी। और इंपोर्ट क्या करता था ब्रिटेन? वहां से फिनिश्ड गुड्स को, यानी कि जो जो रॉ मटेरियल लेता था इसको कन्वर्ट करता था फाइनल गुड्स में, ठीक है। और फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके ये कहाँ बेचता था? इंडिया में बेचता था, और अच्छे खासे रेट पे बेचता था, हायर प्राइस पे इंडिया को बेचता था। अब इंडिया वाले क्यों लेते थे? क्योंकि इंपोर्ट फ्री था, ठीक है। तो मशीन मेड प्रोडक्ट जो होते थे, या अच्छी जो मशीन से जो कैपिटल गुड्स बनती थी, या कैपिटल गुड्स ट्रांसफॉर्म होती थी, जो अच्छे प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता था, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी कैपिटल वाइज स्ट्रॉन्ग था, तो जो रॉ मटेरियल को वो अच्छी चीजों में कन्वर्ट आसानी से कर पाता था। तो इसका जो फिनिश गुड्स जो होता था, जो फाइनल गुड्स होता था, वो इंडिया के लिए एक तरह से क्या था कि ब्रिटेन के लिए वो एक अच्छी खासी मार्केट थी इंडिया के लिए। और इंडिया उस जो ब्रिटेन से उस चीज को क्या करता था? इंपोर्ट करता था, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या होती थी? फाइनल गुड्स जो हमने रॉ मटेरियल भेजा था उसी का इंपोर्ट करता था वो। कॉटन, सिल्क, वूलन्स हो गए, वूलन क्लोथ्स हो गए, ठीक है,
और बहुत सारे सर्वल टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स होती थी जो प्रोड्यूस होती थी इंग्लैंड में, ठीक है, उन सब चीजों को इंपोर्ट करता था। कौन करता था? ब्रिटेन, इंग्लैंड ये इंपोर्ट करते थे इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से जो नेट एक्सपोर्टर था इंडिया, वो किसका था? रॉ मटेरियल का। और फिनिश गुड्स का इंडिया क्या था? इंपोर्टर था। तो इस तरीके से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो कंपोजिशन था वो क्या हुआ, उस रिफ्लेक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड बनती चली गई, क्योंकि जो रॉ मटेरियल भेजता था इंडिया, उसमें इंडिया को कोई फायदा नहीं होता था, ठीक है, स्टैग्नेंट होती रही। और इस तरीके से जो फॉरेन ट्रेड है वो भी एक्सप्लोट होता गया इंडिया के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल कैसे था? मोर देन 50% जो इंडियाज फॉरेन ट्रेड था वो कौन के द्वारा होता था? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, मोर देन 50%, ठीक है। फॉरेन ट्रेड किसके द्वारा होता था? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा किया जाता था 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। सो एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी प्रोडक्ट को और सप्लाई करता था किसका? फिनिश गुड्स का। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यानी कि ब्रिटिश के लिए जो इंडिया मार्केट थी वो क्या हो गई थी? बहुत ही अच्छी खासी डेवलप होने लगी थी ब्रिटिश के लिए। तो और हर मार्केट, यानी कि इंडिया की मार्केट में, इंडिया कि इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा था वो ब्रिटेन को ही हो रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को ही हो रहा था, इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा था। और जो पूरा कंट्रोल था वो किसके हाथ में था? ब्रिटिश राज के हाथ में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। तो इस वजह से क्या हुआ, जो मोनोपोली कंट्रोल था वो किसके हाथ में था? फॉरेन ट्रेड का, वो ब्रिटिश के हाथ में था। और ये पॉइंट हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरप्लस ट्रेड बट नॉट ओनली बेनिफिट द ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड, ये पॉइंट से ही क्लियर हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट होता था वो ग्रेटर देन होता था इंपोर्ट के, ठीक है। जो एक्सपोर्ट होता था वो ग्रेटर देन किसके होता था? इंपोर्ट के, ठीक है। तो अब यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि अरे वाओ, एक्सपोर्ट तो हमारा ज्यादा होता था, यानी कि हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते थे, बट उस एक्सपोर्ट का कोई फायदा नहीं होता था इंडियन इकोनॉमी को। सरप्लस तो रहता था बट इंडियन इकोनॉमी के लिए वो सरप्लस कोई काम का नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्ट को क्या किया जाता था? एक्सपोर्ट किया जाता था, बट कोई भी इंडस्ट्रियल गुड्स को नहीं किया जाता था। तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट को तब एक्सपोर्ट करोगे तो उससे कोई इंडस्ट्रीज में तो वो चीज डेवलप नहीं हो रही इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इससे क्या होता था? इकोनॉमी जो थी वो तो बैकवर्ड ही थी। और जो सरप्लस ट्रेड था वो कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी फायदा नहीं दे रहा था इंडियन इकोनॉमी के लिए, उससे कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि बहुत चीप रेट पर ब्रिटेन जो इंडस्ट्री होती थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज होती थी, वो परचेज करती थी। अब होता क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लगता था, ठीक है। वो कौन का लगता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के ऊपर, है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट करती थी बहुत चीप रेट पे और इंपोर्ट करता था बहुत हाई रेट पे। तो इस वजह से क्या होने लगा, एक टर्म आती है इस पॉइंट के अंदर, ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसका हम पॉइंट समझते हैं कि ये ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होती है? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ये सबसे पहले इस थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था? दादा भाई नेहरूजी ने बताया था इस थ्योरी को। दादा भाई नेहरूजी ने कब बताया था? 19th सेंचुरी में। ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या एक्सप्लॉइट करते थे इंडियन रिसोर्सेज को, एंड उनका जो प्राइम मोटिव होता था इंडिया के लिए वो क्या होता था? इंडिया को नष्ट करना, ठीक है। और जो सारे रिसोर्सेज होते थे उनको कौन एक्सप्लॉइट करता था? ब्रिटेन करता था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। अब किस तरीके से करती थी रिसोर्सेज को? कि भाई ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों लेती थी? क्योंकि रॉ मटेरियल लेती थी। रॉ मटेरियल किस पे लेती थी? बहुत चीप रेट पे लेती थी। ह्यूज एक्सपेंस इनकर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइट वॉर, ठीक है, एक्सपेंस इनकर्ड करती थी क्योंकि जो इंपोर्ट करती थी अपना, क्या इंपोर्ट करती थी? फाइनल गुड जब इंपोर्ट करती थी इंडियाज मार्केट में, तो क्या होता था? वो बहुत हाई रेट पे इंक्रीज वो करती थी, सेल करती थी। और इंडियन इकोनॉमी लेती थी। क्यों लेती थी? क्योंकि उसको फाइनल गुड्स, क्योंकि इंडिया के पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सके फाइनल गुड्स में, तो ऑफकोर्स उसको बाहर से ही लेना पड़ता था। तो इस वजह से, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का अच्छा खासा दबदबा था इंडिया में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो हमारे जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही राज था। तो इसलिए इम्पोर्ट मतलब यानी कि फाइनल गुड्स इंडिया को लेनी पड़ती थी। तो जो ऑल एक्सपेंस होते थे, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ऑल ह्यूज एक्सपेंसेस, वो सारे इंडिया को ही पे करने पड़ते थे। और इंडिया
से ही वो रिकवर करती थी अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके, ठीक है। तो वो फॉर्म ऑफ किस वजह से वो कर पाती थी इन सारे एक्सपेंसेस को एंड सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को और नॉर्मल एक्सपेंसेस को, अपने प्रोडक्ट को सेल करके, यानी कि इंपोर्ट करके, फाइनल गुड्स को क्या करके, इंपोर्ट करके, फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करके एट हायर प्राइस पे इंपोर्ट करके वो क्या कर पाती थी, सारे एक्सपेंसेस को कवर कर पाती थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मोटिव ही था कि इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन रिसोर्सेज को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, उसका प्राइमरी मोटिव था। तो इस पॉइंट को, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन के इस चीज को, जो हर एक्सपेंस को वो रिकवर करती थी, उसको दादा भाई नौरोजी ने क्या बताया, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, यानी कि इंडिया की जो पूरी वेल्थ थी वो क्या होने लगी थी, ड्रेन होने लगी, क्योंकि वो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करती थी इंडियन इकोनॉमी को, अपने इंपोर्ट को हायर रेट पे सेल करके और रॉ मटेरियल को चीप रेट पे खरीद कर। तो ये हो गए सिंपल पॉइंट्स फॉरेन ट्रेड को, जो इंडियन इकोनॉमी के जो फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लॉइट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर कॉन्सिक्वेंटली हमारी जो इकोनॉमी थी वो पॉवर्टी पे होने लगी और उसकी जो बैकवर्डनेस थी वो भी बढ़ती गई, वो कोई घटी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो गाइज आपको ये अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा, और इफ यू लाइक सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।